दशकों तक जब भारत में हम न्याय की बात करते थे तो हमारे आंखों के सामने लेडी जस्टिस की वो प्रतिमा सामने आती थी, जहां पर उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में एक तराजू होता था और दूसरे हाथ में तलवार होती थी। ये एक ग्रीक कॉन्सेप्ट था जिसे भारत में अंग्रेजों ने लाया था। आंखों पर पट्टी इसलिए थी ताकि ये बताया जा सके कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। लेकिन पिछले साल अक्टूबर महीने में इसे बदला गया। इसके जगह पर न्याय देवी को भारत के अदालतों में लाया गया और इसके जरिए कहा गया कि न केवल आंखों से पट्टी निकाली गई बल्कि ये भी बताया गया कि अब न्याय देवी को अन्याय सामने नजर आता है और जो भी कार्रवाई की जानी होती है वो करते हैं। लेकिन दर्शकों, ऐसा लगता नहीं है कि ये हो रहा है, खास तौर पर महाराष्ट्र में, जहां से बाबा साहेब अम्बेडकर आते हैं, जिन्होंने संविधान लिखा है। यहाँ पर न्याय जरूर होता है, लेकिन यह तय होने के बाद कि न्याय या अन्याय किसने किया है। अगर अन्याय करने वाला विपक्ष का है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगर अन्याय करने वाला सत्ता पक्ष का है तो तमाम कानून नियम मौजूद होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दर्शकों, 20 फरवरी को नासिक के एक अदालत ने महाराष्ट्र के जो कृषि मंत्री हैं माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे, इन दोनों को 2 साल की सजा सुनाई और साथ ही साथ 50-50 हजार रुपए का जुर्माने का ऐलान किया। इन दोनों के खिलाफ आरोप है कि साल 1995 में 1995 में इन्होंने फर्जी दस्तावेज के जरिए, फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए सरकार को ये दिखाया कि इनकी जो आमदनी है वो कम है, वो 30,000 रुपये सालाना से भी कम है और इसके आधार पर मुख्यमंत्री के जो 10% कोटा होता है उसके जरिए इन्होंने 2 फ्लैट्स खरीदे। 1995 में फर्जी दस्तावेज के जरिए इन्होंने महाराष्ट्र सरकार को ही लूटा, गलत जानकारी दी और इसी के आधार पर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री के खिलाफ 2 साल की सजा सुनाई गई। आमतौर पर दर्शकों, जब किसी विधायक या किसी सांसद पर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई जाती है, नियम यह कहता है कि उस समय से ही उस विधायक या उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें लोकसभा या जिस विधानसभा से वो है उधर से हटाया जा सकता है और ये जो ताकत है वो स्पीकर के पास मौजूद होता है। मसलन के तौर पर मार्च 2023 में जब राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी एक डिफेमेशन केस में, तो उन्हें लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। आपको याद है ये मामला? उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उसके बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से, निचली अदालत की ओर से जो फैसला सुनाया गया, उस पर स्टे लगाया गया, तब राहुल गांधी की सदस्यता को फिर से शुरू किया गया, वो फिर से सांसद बन गए थे। हमने दिल्ली की क्यों बात की, हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। 22 दिसंबर 2023, ये तारीख याद रखिएगा, 22 दिसंबर 2023 को नागपुर में सुनील केदार, जो कांग्रेस के विधायक थे, उनके खिलाफ बैंक घोटाले में आरोप सिद्ध हुए और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। कब? 22 दिसंबर 2023 को। और 23 दिसंबर 2023 को उन्हें, जो उनकी विधायक की जो सदस्यता थी, उन्हें स्पीकर साहब ने रद्द कर दिया। एक दिन के अंदर स्पीकर साहब ने उसे रद्द कर दिया। उस समय महाराष्ट्र के स्पीकर थे राहुल नार्वेकर। फिलहाल महाराष्ट्र के स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, लेकिन 20 फरवरी को फैसला आने के बावजूद अब तक राहुल नार्वेकर की ओर से जो कृषि मंत्री हैं, जो एनसीपी अजित पवार गुट से आते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जितनी तेजी उन्होंने सुनील केदार के मामले में दिखाई या केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के मामले में दिखाई और सदस्यता रद्द की, उस तरह की तेजी आप फिलहाल राहुल नार्वेकर को अपने ही करीबी या अपने ही गठबंधन में मौजूद और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वो नजर नहीं आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, अब तक मेरे पास अदालत से जो दस्तावेज हैं वो नहीं आए हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले भी मैंने राहुल नार्वेकर को फ़ोन करके पूछा कि क्या अब आपकी ओर से कोई कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने कहा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब मैंने पूछा क्या वजह है, तब एक बार फिर से वही उनकी ओर से कहा गया कि अब तक हमारे पास जो अदालत से दस्तावेज आने चाहिए वो नहीं आए हैं। जब दस्तावेज आएंगे हम उसकी छानबीन करेंगे और फिर फैसला लेंगे कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं। दर्शकों, शुरुआत में जो मैंने आपको कहा कि जब कानून के आंख में पट्टी बंधी थी, तब शायद कानून अंधा था, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था उनके सामने कौन है, बराबरी का फैसला किया जाता था।
लेकिन अब न्याय देवी के आंखों से पट्टी निकल गया है और देखा जा रहा है कि जो सामने का सदस्य है, जो विधानसभा का सदस्य है, वो अजित पवार के एनसीपी से आता है, महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री के पद पर है। भले ही उन्होंने फर्जी दस्तावेज दिखाते हुए अपनी आमदनी 30,000 से कम क्यों ना बताई हो, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि ये आरोप अदालत में सिद्ध हो गए हैं। अब तक कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि जब सुनील केदार कांग्रेस के होते हैं और उनकी ओर से इस तरह के आरोप रखते हैं तो कार्रवाई होती है। क्या आप इसे दोहरा मापदंड मानते हैं या नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब ये समय क्यों दिया जा रहा है? ये समय इसलिए दिया जा रहा है ताकि कोकाटे साहब हायर कोर्ट्स में जाकर अपील करें और वहां से स्टे लेके आएं। जब उन्हें स्टे मिल जाएगा तब उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, उन्हें कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देना होगा और महाराष्ट्र सरकार की जो लाज लज्जा है वो बच जाएगी। लेकिन इसी तरह के फैसले वो विपक्ष के नेताओं के लिए नहीं लेते हैं। ये मैंने आपको एक उदाहरण देकर सिद्ध कर दिया। मुझे लगता है यहाँ पर राहुल नार्वेकर के बारे में थोड़ी और बातचीत करने की ज़रूरत है। राहुल नार्वेकर वही स्पीकर हैं जिन्होंने असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है और असली एनसीपी अजित पवार की है, ये फैसला दिया था। राहुल नार्वेकर वही स्पीकर हैं जिन्होंने जो 40 एमएलएज हैं एकनाथ शिंदे के, जिनको डिस्क्वालीफाई करने की बात कही गई थी, उन्होंने कहा कि इन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं करना है, इन्होंने किसी नियम को नहीं तोड़ा है। ये दोनों मामले जो हैं अदालत में चल रहे हैं। और जब ये असली शिवसेना, असली एनसीपी वाली या फिर 40 विधायकों के डिस्क्वालीफाई वाली बात थी, उस समय भी राहुल नार्वेकर बहुत समय ले रहे थे। शिवसेना में बगावत हुई थी 2022 में, जबकि राहुल नार्वेकर की ओर से फैसला लिया गया 2024 में। तब तक एकनाथ शिंदे सहित उनके विधायकों को समय दिया गया सारे सबूत को इकट्ठा करने, अपने आप को और मजबूत करने, उद्धव ठाकरे को और कमज़ोर करने, और तो और सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक टिप्पणी दी गई कि स्पीकर को मर्यादित समय में अपना फैसला देना होगा। उसके बाद जनवरी 2024 में उन्होंने फैसला दिया और अब उस फैसले को फिर से चैलेंज किया गया है। ऐसे में विपक्ष के लोग जो हैं, विपक्ष के नेता पहले से ही स्पीकर के जो फैसले हैं उसे चैलेंज करते नजर आए हैं। और इस सब के बीच में जब दो उदाहरण सामने आते हैं महाराष्ट्र के, जब एक कांग्रेस का विधायक होता है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है, लेकिन जब एक एनसीपी अजित पवार जो आपके साथ गठबंधन में मौजूद है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्या इसे दोहरा मापदंड माना जाएगा या नहीं? विपक्ष की अगर आप माने तो वो इसे दोहरा मापदंड कहते हैं, और अगर आप स्पीकर की माने तो उनको और समय चाहिए। हालांकि उन्हें उतना समय तो नहीं चाहिए था जब वो कांग्रेस के विधायक को डिस्क्वालीफाई करने का समय था, तो उन्हें समय की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर उन्हें समय की जरूरत पड़ रही है। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए मानते हैं दर्शकों कि कोकाटे साहब को हाईकोर्ट से राहत मिल जाती है, इस मामले पर स्टे लग जाता है। लेकिन क्या अगर उन्हें स्टे मिलता भी है, क्या उन्हें कृषि मंत्री के पद पर बरकरार रहना चाहिए? ये आप सोचिए, एक मंत्री जिस पर 30,000 रुपए के फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है कि फर्जी दस्तावेज बनाकर यह बताया गया कि उनकी आय 30,000 रुपए है, क्या वो कृषि मंत्री बनने के लायक हैं? और ये सिद्ध हुआ है अदालत में। महाराष्ट्र में हर दूसरे दिन कर्जे के चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की परेशानी बनी हुई है। अगर वो समय पर अपने लोन को नहीं चुकाते हैं तो कोई उनके ट्रैक्टर ले जाता है, कोई उनके खेत को जो है ले जाता है, किसान को मजबूर किया जाता है और ब्याज पर कर्जा लेने के लिए किसान आत्महत्या पर आत्महत्या करते जा रहे हैं। लेकिन उनके जो मंत्री हैं वो खुद एक फ्रॉड, एक 420 के केस में उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हुए हैं। तो क्या ऐसे में उन्हें कृषि मंत्री के पद पर बरकरार रहना चाहिए? ये क्या दर्शाएगा महाराष्ट्र की जनता को? ये कौन से पुरोगामी महाराष्ट्र की बात हम करते हैं जहां पर हम शाहू फुले अंबेडकर की बात करते हैं, और इस महाराष्ट्र के जो किसानों की रक्षा करने का जिस पर जिम्मेदारी है उन्हीं पर फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकार को ही लूटने का आरोप सिद्ध हुआ है। लेकिन शायद अब जनता को इस सबसे फर्क नहीं पड़ता और ये बात नेता लोग समझ चुके हैं, इसलिए नेताओं की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती और इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाता। अब मैं आपको कुछ और बताता हूं कि क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर कार्रवाई की जाएगी तो हर किसी को शांत करने की जरूरत पड़ेगी। जब ये सरकार बनाया जा रहा था या बन रही थी, जब उनके पास सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या सामने आई थी, तो एकनाथ शिंदे के तानाजी सावंत हो गए, अब्दुल सत्तार हो गए या दीपक केसरकर हो गए, इन्हें देवेंद्र फडणवीस ने ये कहते हुए मंत्री नहीं बनाया कि ये तो कंट्रोवर्शियल हैं, इनके कई मामले चल रहे हैं तो इन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सकता। वैसे ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में तू मैं चल रही है, और इस सब के बीच अब एनसीपी के ये दूसरे नेता हैं जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है।
दर्शकों, अगर आप मेरे इस चैनल को फॉलो करते हैं तो हमने एक शो किया था जिसका नाम रखा था महाराष्ट्र का वासेपुर, जो बीड़ की घटना थी, जिसमें हमने बताया था कि कैसे बीड़ के एक सरपंच को धनंजय मुंडे, एक और मंत्री हैं एनसीपी अजित पवार गुट से आते हैं, उनके करीबियों ने मार दिया। और कहीं ना कहीं उन सब का तार या वो जो लोग हैं उनके जो बहुत करीबी हैं वो धनंजय मुंडे हैं। ऐसे में धनंजय मुंडे के रहते उन सभी आरोपियों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, एक सवाल उठ रहा था। पिछले 1.5 महीने से लगातार महाराष्ट्र में विपक्ष धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग कर रहा है, और इस सबके बीच में जो कृषि मंत्री हैं उनके खिलाफ भी आरोप सिद्ध हुए हैं, लेकिन ना ही अब तक धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया है, और ऐसा लगता नहीं है कि कोकाटे साहब भी इस्तीफा देंगे या फिर स्पीकर साहब या स्पीकर महोदय इसे लेकर कोई कार्रवाई करेंगे। अगर आप महाराष्ट्र से हो या ना हो, देखिए नवंबर में रिकॉर्ड विधायक इनके जीत के आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तब से ही खिटपिट कैसे चल रही है। और देखिए ये सीएम पोस्ट को लेकर पहले परेशानी सामने आई, जहां पर कई दिन लग गए, 15 दिन लग गए केवल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने के लिए। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर तू मैं होने लग गई, उसके बाद 5 मंत्री को लेकर तू मैं होने लग गई। 2 दिन पहले हमने आपको एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कैसे कोल्ड वॉर चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी। और अब 2 मंत्री ऐसे हैं, दोनों अजित पवार के गुट से आते हैं। एक के जो करीबी हैं उन्होंने बीड़ में एक सरपंच की हत्या कर दी है, तो जो दूसरे हैं वो तो खुद 30,000 से कम की अपनी आय बताते हैं सालाना। 1995 में उन्होंने फ्रॉड किया था, 2025 में वो मंत्री हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये वही लोग हैं दर्शकों जो 2014 में भ्रष्ट मुक्त भारत बनाने आए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अजित पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन अब उनके ही कोटे से आने वाले मंत्री के आरोप सिद्ध होने के बावजूद ये लोग चुप बैठे हुए हैं। लेकिन किसानों से ये समय पर कर्जे के जो ब्याज है वो भरने की मांग करेंगे, कर्जा भरने की मांग करेंगे, और केवल चुनाव के सामने 2-4 स्कीम आपको चिपका दिए जाएंगे। क्या ये वाकई भ्रष्ट मुक्त महाराष्ट्र है? क्या अन्ना हजारे अब इस पर कुछ कहेंगे? क्या बाकी नेता इस पर चुप बने रहेंगे? ये देखना जरूरी होगा। और साथ ही साथ क्या स्पीकर की जो पार्शियलिटी है ये इससे साफ नहीं होती है? क्या स्पीकर ने इतना समय सुनील केदार के लिए क्यों नहीं लगाया, अगर इतना समय उन्हें कोकाटे साहब के लिए लग रहा है? क्यों रेजिग्नेशन नहीं दिया जा रहा है? आप नैतिक आधार पर आप देखिए, पहले एक जमाना था दर्शकों, अगर रेलवे की एक्सीडेंट हो जाती थी तो रेल मंत्री उसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देते थे। अब रेल मंत्री एक्सीडेंट्स पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, स्टैम्पीड पर स्टैम्पीड हो रहे हैं, वो रील बनाने में व्यस्त हैं। महाराष्ट्र में आरोप पर आरोप सिद्ध हो रहे हैं, आपके करीबियों पर आरोप लग रहे हैं। ये कहा जाता है कि अगर आप इन्फ्लुएंशियल रहेंगे तो फिर दबाव बना रहेगा, कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस सही से अपनी जो कार्रवाई है वो नहीं कर पाएगी, लेकिन इसे लेकर कोई फैसला नहीं होता और सब चुप बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, क्या ये शाहू फुले अंबेडकर का महाराष्ट्र है? क्या ये भ्रष्ट मुक्त महाराष्ट्र है? और क्या ये पुरोगामी महाराष्ट्र है? क्या ये अंधा कानून नहीं है? और क्या यहाँ पर 2 अलग अलग लोगों के लिए 2 अलग अलग तरीके के न्याय नहीं मौजूद हैं? ये एक बड़ा सवाल मौजूद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों, आगे इस पर जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको देंगे, लेकिन मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि राहत मिलने की पूरी कोशिश की जाएगी, और स्पीकर महोदय का जो दोहरा मापदंड है वो इसी तरह से बरकरार रहेगा, चाहे वो शिवसेना बनाम शिवसेना का मुद्दा हो, एनसीपी बनाम एनसीपी का, या फिर अभी कोकाटे साहब जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनका मुद्दा मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। कानून अंधा है या नहीं, ये आप इस वीडियो से खुद फैसला कीजिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, मेरा नाम है सोहित मिश्रा।